नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। तो आज की वीडियो में अपन वंशागत एवं विविधता के सिद्धांत नाम का चैप्टर देखने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले अपन 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं। अगर वो वीडियो जो आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर फर्स्ट हेडिंग है वंशागत। ठीक है, तो वंशागत होता क्या है? ठीक है, तो लक्षणों का जनकों यानी कि माता पिता से संतान में स्थानांतरण वंशागत कहलाता है। ठीक है, यानी कि अगर माता पिता के लक्षण संतान में चले जाएं तो उसे बोलेंगे वंशागत। ठीक है, जनकों का मतलब होता है माता पिता, और माता पिता से लक्षण कहाँ चले जाएं, किन में चले जाएं? संतान में। ठीक है, स्थानांतरण हो जाए यानी कि ट्रांसफर हो जाए, माता पिता से लक्षण किस में ट्रांसफर हो जाए? संतान में, तो उसे बोलेंगे हम वंशागत। ठीक है, उसके बाद है विविधता। तो यहाँ पे विविधता भी है। तो विविधता क्या है? जनक एवं संतान में पाए जाने वाली असमानताओं को भिन्नताएं कहते हैं या विविधताएं कहते हैं। ठीक है, यानी कि माता पिता और बच्चे में जो अंतर पाया जाएगा, जो असमानता पाई जाएगी, उन्हें बोलेंगे हम विविधता। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अनुवांशिकी क्या है? तो यहाँ पे अनुवांशिकी के बारे में बताया गया है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वंशागत और विविधता का अध्ययन किया जाता है, उसे अनुवांशिकी कहते हैं। तो अनुवांशिकी में क्या होता है? वंशागत और विविधता का हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, और इसके बाद है अनुवांशिकी शब्द की सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? डब्ल्यू वाटसन ने किया था। ठीक है, अनुवांशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, तो अनुवांशिकी के जनक आपसे कई बार पूछ लेता मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। ठीक है, विकल्प वाले में, तो अच्छे से इन्हें याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अनुवांशिकी शब्दावली से संबंधित कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, जैसे कि जीन क्या है? जीन अनुवांशिकी लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुँचता है। तो जीन क्या है? जीन ही एक ऐसा पदार्थ है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुँचता है। मेंडल ने जीन के लिए कारक कहा। ठीक है, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जोहानसन नाम के एक वैज्ञानिक थे, है ना, तो उन्होंने जीन शब्द का प्रयोग किया और जीन को मेंडल ने कारक कहा। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एलील क्या है ना, तो एक ही जीन के विभिन्न रूप एलील या युग्म विकल्पीय मतलब कहते हैं। ठीक है, तो एक ही जीन के विभिन्न रूप को क्या बोलेंगे? एलील कहते हैं या फिर युग्म विकल्पीय कहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उदाहरण कीजिए, लंबा और बौना जीन के विभिन्न रूप हैं। ठीक है, उसके बाद है फिनोटाइप और जीनोटाइप से संबंधित भी कई बार पूछ लेता। फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या है? तो मैंने इधर लिख दिया है, किसी जीव के बाह्य लक्षणों को हम फिनोटाइप कहेंगे। ठीक है, और जो जीव में बाहर से ही दिखाई देते हैं, जैसे आँख का रंग हो गया, पौधे का लंबापन, है ना, या बौनापन, तो आप समझ गए होंगे। और फिनोटाइप क्या है? तो फिनोटाइप इसके नीचे लिखा हुआ है, ये फिनोटाइप। जीव की जीनी संरचना को जीनोटाइप कहते हैं, अर्थात जीनोटाइप जीव के आनुवंशिक संगठन को प्रदर्शित करता है। ठीक है, उसके बाद जीन बिंदु क्या है? गुणसूत्र के रूप में जिस स्थान पर जीन पाया जाता है उसे जीन बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान भाषा में यहाँ पे नोट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार के आप नोट्स या हमारी बुक प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, मैसेज करके ये सारे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। समयुग्मजी। ठीक है, समयुग्मजी क्या है? जब एक लक्षण के दो जीन समान प्रकार के होते हैं, इन्हें क्या बोलेंगे? हम समयुग्मजी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि लंबापन, लंबापन के लिए हम टी टी यानी कैपिटल टी से प्रदर्शित कर देते हैं, बौना टी के लिए हम स्मॉल टी से। ठीक है, उसके बाद है विषम युग्मजी। यदि एक ही लक्षण के दो जीन्स असमान या अलग अलग होते हैं तो इसे विषम युग्मजी कहते हैं। विषम का मतलब ही होता है अलग अलग, है ना। तो यहाँ पे उदाहरण के लिए संकरण पौधा यानी कि लंबा पौधा, इसमें लक्षण दो हैं, एक
कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है ना। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं विषम युग्म जी, ये इसमें दो युग्म हैं अलग अलग, है ना। तो ये संकर लंबा पौधा कहलाएगा, ठीक है। और इसके लक्षण, एक बौने पौधे का है, एक लंबे पौधे का, लेकिन पौधा यहाँ पे लंबा है, ठीक है। उसके बाद लक्षण क्या है, तो किसी जीव के आकारी संबंधी विशेषताओं को लक्षण कहते हैं। पौधे की जैसे लंबाई हो गई, है ना। उसके बाद है विशेषक, ठीक है। किसी लक्षण के दो विभिन्न उपलक्षणों को विशेषक कहते हैं। जैसे लंबाई लक्षण को, जैसे लंबापन, बौनापन, ये विशेषक हो गया, ठीक है। उसके बाद है युग्मक। तो युग्मक क्या है, ये एक परिपक्व जन कोशिका होती है जो संलयन करके नए जीव का निर्माण करती है। जैसे नर युग्मक हो गया, मादा युग्मक हो गया, है ना। तो युग्मक के प्रकार हैं और इन्हीं दोनों युग्मकों को मिल करके युग्मनज का निर्माण होता है, जिससे नए पौधे का निर्माण होगा, यानी कि बीज बनेगा, बीज से नया पौधा। उसके बाद है संकरण या हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। जब दो अलग अलग लक्षणों वाले जीवों के बीज निषेचन कराया जाता है तो इस क्रिया को हम क्या बोलेंगे, संकरण कहते हैं, ठीक है। संकरण से प्राप्त होने वाली संतानों को संकर कहते हैं, यानी कि हाइब्रिड कहते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा आ गया यहाँ पे एक संकर संकरण, ठीक है। जब एक जोड़ी या दो अलग अलग लक्षणों उपलक्षणों वाले जीवों के बीच संकरण कराया जाता है तो इसे हम एक संकर संकरण कहते हैं। जैसे लंबापन और बौनापन, ठीक है। उसके बाद दो संकरण क्या है, तो यहाँ पर दो जोड़ी उपलक्षणों को लेकर के हम जीवों के बीच संकरण कराते हैं, ठीक है। तो उसे हम बोल देंगे दो संकरण, ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। उसके बाद है इधर परीक्षण संकरण, ठीक है, टेस्ट क्रॉस। जब प्रथम पीढ़ी यानी कि F1 पीढ़ी से प्राप्त संकर संतानों का संकरण उसके अप्रभावी जनक के साथ कराया जाता है तो उसे परीक्षण संकरण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक कैपिटल टी है, स्मॉल टी है ना, और इसका संकरण किससे कराते हैं हम, स्मॉल टी के साथ, ठीक है। तो जो अप्रभावी और जो प्रभावी है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे संकरण पूर्व संकरण, पूर्वज संकरण। जब प्रथम पीढ़ी से प्राप्त संकर संकर संतानों का संकरण उसके जनक के साथ कराया जाता है तो संकर पूर्व संकरण कहलाता है, ठीक है। उसके बाद प्रभावी की बात करेंगे तो एक जोड़ी उपलक्षणों वाले जीवों के बीच निषेचन कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में दिखाई देने वाले लक्षणों को प्रभावी लक्षण कहते हैं। जैसे लंबापन या पीली बीज हो गया या पीला बीज हो गया, यहाँ पर पीला कर लो, ठीक है। उसके बाद अप्रभावी लक्षण, जब एक जोड़ी अलग अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच निषेचन कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में दिखाई ना देने वाले लक्षणों को अप्रभावी लक्षण कहते हैं। जैसे बौनापन, हरा बीज, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आप पढ़ते हैं मेन बात, हमारा आ गया मेंडलवाद, ठीक है। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंडलवाद से आप क्या समझते हैं, तो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। सबसे पहले हम देखते हैं जन्म कब हुआ मेंडल का, 22 जुलाई 1882, ठीक है। कहाँ हुआ, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और शहर का नाम है व्रोन शहर, ठीक है। परिवार माली परिवार से संबंधित रखता था, ये संबंध रखने वाला व्यक्ति था। बड़े होने पर ये व्रोन शहर के चर्च में पादरी, कौन बने, पादरी। इन्होंने मटर के पौधे पर लगभग 7 वर्षों तक प्रयोग किया। कब किया, कब से, 1856 से लेके 63 तक, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या था, पीसम स्टैटियम, ठीक है। 1865 में इन्होंने अपने प्रयोगों से निष्कर्ष और उपलब्धियों को व्रोन शहर के नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में प्रस्तावित किया, ठीक है। 1884 में मेंडल की मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के 16 वर्ष बाद 1900 में 3 अलग अलग देशों के वैज्ञानिकों ने मेंडल के नियमों का पुनः खोजा था, ठीक है। उन वैज्ञानिकों का इधर नाम भी है, तो इधर हैं हुगो डी ब्रीज और कार्ल कारिंस, एरिक वैन शेरमैक, ठीक है। तो इधर ये साइंटिस्ट हैं, इन्होंने इनके नियमों को खोजा। इन तीनों वैज्ञानिकों ने मेंडल के नियमों
को संक्षिप्त में मेंडलवाद कहा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे अपन। तो इधर दिया है मेंडल द्वारा मटर के पौधे का चुनाव करने के कारण कौन कौन से थे। ठीक है, तो अनेक कारण हैं। पहला कारण है मटर एक वर्षीय पौधा है जिसे आसानी से उगाया जा सकता है और हर साल प्रयोग के परीक्षण प्राप्त किए जा सकते हैं, और पौधे में ज़्यादा फल व फूल होते हैं जिससे बीजों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और इसे छोटी जगह पर उगाया जा सकता है। मटर के फूल दुलंगी होते हैं, इस कारण ये स्वपरागणी होते हैं। इसमें अनेक विपरीत लक्षण पाए जाते हैं। मटर के फूलों में कृत्रिम विधि द्वारा परागण आसानी से करा सकते हैं। मटर के पौधों के 7 जोड़ी विपरीत लक्षण ये इधर दिए हुए हैं। 7 जोड़ी विपरीत लक्षण कौन कौन से हैं। पहला है तने की ऊंचाई के अनुसार। ठीक है, तने की ऊंचाई के अनुसार यानी कि जो प्रभावी है वो लंबा और अप्रभावी बौना। ठीक है, फिर रंग के हिसाब से इन्होंने लिए थे। जो प्रभावी था वो बैंगनी कलर का, अप्रभावी में सफ़ेद। बीज के आकार गोल और झुर्रीदार, अप्रभावी झुर्रीदार, प्रभावी में गोल। फली की आकृति फूली और इसमें चिपकी। ठीक है, उसके बाद फली का रंग हरा था, इधर पीले। उसके बाद पुष्प की स्थिति कच्छीय अकच्छीय, बीज का रंग पीले और हरे बीज। तो ये 7 लक्षण थे प्रभावी अप्रभावी दोनों के लिए। अब बढ़ते हैं आगे। मेंडल की सफलता के कारण कौन से थे। तो मेंडल ने मटर के पौधे की कई पीढ़ियों तक अध्ययन किया। इन्होंने एक बार में एक लक्षण के प्रयोग पर ध्यान दिया। मेंडल ने अपने प्रयोग से प्राप्त परिणामों का एक लेखा जोखा रखा। ठीक है, मेंडल के नियम, आनुवंशिकता के नियम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों की व्याख्या कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। 3 नियम दिए थे, तीनों को अपन पढ़ने वाले हैं। तो पहला नियम था प्रभावता का नियम, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, हालांकि यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ें ही मैं पढ़ा रहा हूँ, बकवास ही कुछ भी नहीं है। ठीक है, पूरा नोट्स ही वेरी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप इसी नोट से तैयारी करते हैं तो 90+ मार्क लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और आपके अभी जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, ठीक है, हाफरली एग्ज़ाम, उनमें आप देख लेंगे एक एक क्वेश्चन इसी से होगा। ठीक है, बाहर से कुछ नहीं आया होगा। चलो अपन पढ़ते हैं। ठीक है, इसको पहले पढ़ते हैं प्रवृत्ता के नियम के बारे में। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे प्रवृत्ता का नियम है, एक जोड़ी अलग अलग उपलक्षणों वाले बीजों के बीच संकरण कराया जाता है तो इसे हम बोलते हैं प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं, इसे ही हम क्या बोलेंगे, प्रवृत्ता का नियम। ठीक है, तो प्रथम पीढ़ी में कौन से लक्षण दिखाई देंगे, प्रभावी। ठीक है, तो आई होप आप समझ रहे होंगे अच्छे से। देखो हमने शुद्ध एक लंबा पौधा लिया, एक अशुद्ध बौना पौधा लिया। ठीक है, इसके लक्षण हैं कैपिटल टी, इसके हैं स्मॉल। तो इधर से जो लक्षण आ रहा है वो कैपिटल टी है, इधर से स्मॉल टी। और इनसे जो पौधे का निर्माण होगा वो कैसा होगा, लंबा पौधा होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि जो बौना पौधा है वो है अप्रभावी और लंबा पौधा कैसा है, प्रभावी। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसी को बोलते हैं प्रवृत्ता का मतलब नियम। तो इसमें एक ही पौधा जो है अपने लक्षण को यहाँ पे लिखा भी केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं प्रथम पीढ़ी में। प्रभावी का मतलब ये वाला प्रभावी कौन सा है, शुद्ध वाला पौधा, शुद्ध लंबा। ठीक है, तो जो 100% कैसा होगा, लंबा होगा और संकर होगा। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे। ठीक है, इसे बोलते हैं हम F1 पीढ़ी, पृथक्करण का नियम। ठीक है, चलो इसे भी समझते हैं। एक जोड़ी अलग अलग उपलक्षणों वाले बीज जीवों के बीच हम क्या कराएंगे, संकरण कराते हैं। तो प्रथम पीढ़ी यानी कि जो F1 पीढ़ी थी उसमें केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते थे, लेकिन दूसरी पीढ़ी में प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षण निश्चित अनुपात में अलग अलग हो जाते हैं। इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। यानी कि इस पीढ़ी में अलग अलग लक्षण हो जाएंगे। उसमें F1 पीढ़ी में सिर्फ प्रभावी दिखाई दे रहा था, इसमें दोनों दिखाई देंगे। ठीक है, लेकिन एक निश्चित अनुपात में दिखाई देंगे। ठीक है, चलो हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इधर है एग्जाम्पल। ठीक है, तो देखिए इधर ये था पहले हमारे पास F1 पीढ़ी है ना, और F1 पीढ़ी का हम इधर कराएंगे संकरण।
तो यही था हमारे पास, यानी कि एक कैपिटल टी, स्मॉल टी, इनके बीच हम संकरण कराएंगे। तो संकरण कुछ ऐसे होगा, एक टी ये है कैपिटल, एक है स्मॉल टी, है ना। तो इनसे कैपिटल टी और इधर भी कैपिटल टी है, तो इधर यहाँ से कैपिटल टी आ जाएगी। अगली बार इधर से कैपिटल टी और इधर से स्मॉल टी, ठीक है, और इधर से स्मॉल टी, ठीक है, और इधर से कैपिटल टी, इधर से स्मॉल टी, ऊपर से भी स्मॉल। तो ऐसा कुछ बनेगा। ये पुनेट चौखाना है इधर दिया हुआ, ठीक है। तो इसमें हम देख रहे होंगे कि ये पौधा कैसा, शुद्ध लंबा, ठीक है, और ये पौधा कैसा, ये भी लंबा है लेकिन अशुद्ध, ये अशुद्ध लंबा, ये शुद्ध बौना है, ठीक है। तो हमें कुछ लक्षण इधर दिखाई दे रहे हैं, वो किस टाइप के हैं, यानी कि जीनोटाइप में इनका जो रेशियो है, अनुपात है 1:2:1 है, ठीक है। और वैसे फिनोटाइप अनुपात देखेंगे तो 1:3 है। 1:3 क्यों है, क्योंकि हमें एक चीज़ यहाँ पे दिख रही है, यानी कि ये ऊपर वाले तीनों पौधा लंबे हैं, लेकिन इनमें एक शुद्ध लंबा है, दो अशुद्ध लंबे हैं, इसलिए जीनोटाइप में क्या होगा, एक जो है शुद्ध लंबा है, फिर 2 अनुपात का मतलब है दो ये वाले दोनों अशुद्ध लंबे हैं और एक पौधा बौना है, इसलिए ऐसा हो गया। ऊपर वाले में फिनोटाइप का मतलब ये है 3 पौधे लंबे हैं तो 3, और ये नीचे वाला एक बौना है, तो इसका मतलब 3:1, ठीक है। तो इनका ये अनुपात है कुछ, ठीक इस प्रकार से। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है स्वतंत्र अव्यूहन का नियम, ये तीसरा नियम है। तीनों नियम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको अच्छे से इन्हें तैयार करके एग्जाम में जाना है, ठीक है। जब दो जोड़ी अलग अलग लक्षणों वाले जीवों या पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, तो दोनों लक्षणों के वैकल्पिक रूपों में पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं करती है। यह नियम दो संकरण पर आधारित है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। और इधर कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जनक यानी कि गोल और पीला बीज ले लिया, उसके बाद एक बीज है झुर्रीदार और हरा, ठीक है। तो इनके लक्षण इधर कैपिटल आर आर और वाई हैं, ठीक है। इधर कैसे हैं, स्मॉल आर और स्मॉल है वाई है इधर, ठीक है। तो इधर इनके लक्षण युग्मक कैसे आएंगे, इधर से एक कैपिटल आर आएगा और कैपिटल वाई, इधर से एक स्मॉल आर स्मॉल वाई, इनके बीच हम कराएंगे क्रॉस, ठीक है। तो इधर से बड़ी आर आएगी, मतलब कैपिटल आर, इधर से स्मॉल आर, इधर से कैपिटल वाई और इधर से स्मॉल वाई, ठीक है। तो इसी प्रकार से इनके युग्मक बना लेंगे, इनके बीच हम कराएंगे क्रॉस, ठीक है, स्वसंकरण कराएंगे। तो इनसे जो बीज बनेंगे वो किस इस प्रकार होंगे युग्मनज के बाद, है ना। इधर से आ रही हमारे पास आर, है ना, कैपिटल, ठीक है, और कैपिटल वाई, उसके बाद में स्मॉल आर कैपिटल वाई, और कैपिटल आर स्मॉल वाई, और उसके बाद हम देखेंगे स्मॉल आर स्मॉल वाई। इसी प्रकार इसमें कुछ लक्षण हमें दिखाई देंगे। तो हम इसका भी पुनेट स्क्वायर में कुछ इस प्रकार से देखेंगे इनके युग्मक, यानी कि ये वाली लाइन हम इधर लिख लेते हैं और ये वाली लाइन ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है। अब करना क्या है, देखो इधर से भी हमारी आर कैसी है, कैपिटल, और ऊपर से भी कैपिटल इधर आर दिख रही होगी, ठीक है। देखो यहाँ पे लक्षण लिखे जाते हैं इधर से और इधर से, ठीक है, वही लक्षण इधर आ जाएंगे। यहाँ पे बड़ी या मतलब आर है इधर भी, ठीक है, और इधर बड़ी वाई है, इधर भी बड़ी वाई है, ठीक है। तो इसी प्रकार से कुछ लक्षण लिखेंगे अगली लाइन में इधर से और ऊपर से, फिर यही लक्षण इधर वाली लाइन में ऊपर वाले लिखेंगे, फिर ऐसे कुछ होंगे, कुछ ऐसे होंगे, ठीक है। ऐसे ही नीचे वाले इस लाइन में आएंगे, फिर इसमें आएंगे, ये और ये मिलकर के ये लाइन बनेगी, ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे धीरे धीरे, ठीक है। हालांकि मैं किसी दिन इसे बोर्ड पे मैंने समझाया हुआ है और समझाऊंगा दोबारा से भी, ठीक है। ये देखो कैसे आया ये लक्षण, यहाँ से बड़ी आर आ रही है, ऊपर से भी बड़ी आर आ रही है, यहाँ से इस वाई, ऊपर से बड़ी वाई और नीचे से छोटी वाई यहाँ आ गई। ऐसे ही कुछ ये वाली लाइन आपको लिखनी है,
ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, चलो इधर से हमें लानी है, पहले तुम ये वाली आर लिखो, ठीक है। फिर कौन सी आर आएगी ऊपर से, छोटी आर यानी कि स्मॉल, ठीक है। बड़ी बाई, फिर छोटी बाई। इसी प्रकार से ये सारे क्रम बना लोगे और ये क्रम कुछ इस तरह का दिखेगा, ठीक है। फिनोटाइप रेशियो कैसा होगा, 9:3:3:1। जीनोटाइप अनुपात कैसा होगा, यहाँ पे लिखा है 1:2:1:1, 2:4:2:1:1, ये वाला, ठीक है। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप अनुपात भी यहाँ पर अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद है मेंडलवाद के विचलन। तो ये भी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सभी जीवों की वंशागत मेंडल के अनुसार नहीं होती, परंतु कुछ लक्षणों की वंशागति अपवाद को प्रदर्शित करती है। इस प्रकार की वंशागति को हम नॉन, ठीक है, मेंडेलिज्म वंशागति कहते हैं। तो ये निम्नलिखित है, ठीक है, इधर देखते हैं हम, ठीक है। अपूर्ण प्रवृत्ता, अपूर्ण प्रवृत्ता की खोज कार्ल कारेंस नामक वैज्ञानिक गुलामास के पौधों पर की थी, ठीक है। तो इन्हें भी पढ़ लेना, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं है, इसलिए मैं नहीं पढ़ाऊँगा, आप अच्छे से इसे पढ़ लेंगे। अनुवंशिकता के गुणसूत्रीय सिद्धांत वाला भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ सरल भाषा में लिखा हुआ है, तो आप अच्छे से इसे पढ़ लेंगे, ठीक है। और उसके बाद है संलग्नता वाला भी क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। लिंग निर्धारण यानी कि ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है थोड़ा, और सरल बहुत ईजी भाषा में यहाँ पे बताया है, ठीक है। और यही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं था, ठीक है। उत्परिवर्तन वाला भी बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई समझाने वाली चीज़ इसमें है ही नहीं खासकर, तो आप अच्छे से पढ़ लेंगे इसे, ठीक है। ये वाला भी जीन उत्पादन, ठीक है। प्रतिस्थापन, इसमें डीएनए श्रृंखला अधिक क्षारक युग्म से बदल जाके दूसरे क्षारक युग्म को उसे प्रस्तावित कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, ठीक है। तो अच्छे से आप इसे पढ़ लेंगे ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। और जितनी भी हीमोफीलिया भी आप पढ़ लीजिएगा, थैलीसीमिया भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मनुष्य में गुणसूत्रीय विकार, ठीक है, इन्हें अच्छे से आप पढ़ के जाइएगा। और डाउन सिंड्रोम वगैरह भी आप अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। तो ये सारी क्वेश्चंस मैं इधर आपको दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद जो छठवां चैप्टर है उसे हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है वो मैं पढ़ा दूंगा, बाकी आप पढ़ लेंगे, वो सरल ईजी भाषा में यहाँ पे नोट्स बनाए गए हैं, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।